गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एट द सेंटर। कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है एट द सेंटर ऑफ द कॉइल दैट इज कैरिंग करंट। So we have magnetic field at a center of current carrying circular coil, current carrying circular coil के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। तो हमारे पास एक कॉइल है जो करंट आई कंसिस्ट करती है। इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसका फ्रॉम हियर टू हियर, दैट डिस्टेंस इज आर, इट इज डिस्टेंस आर। नाउ ये सेंटर जो है इसका सेंटर ओ है। यहाँ पर जो स्मॉल डिस्टेंस था, स्मॉल डिस्टेंस इट इज गोइंग टू हैव इस dl and with small current element here, स्मॉल करंट एलिमेंट यहां से यूं चल रहा था। नाउ इसके बाद ये इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग इन इट, इट इज आई करंट, इट इज आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट इज गोइंग टू बी फ्लो विद इन इट। So magnetic field by using Biot-Savart's law, small amount of magnetic field at a point, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम P. So we have magnetic field at point P, magnetic field at point P कितना बनेगा? Using Biot-Savart's law, using Biot-Savart's law, Biot-Savart's law का यूज करते हुए मास वैल्यू बनती है dV की, dV की वैल्यू जो बनती है वो बनती है म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। हम वेक्टर साइन हटाते हैं और वैल्यू लगाते हैं, ये वेक्टर ही है। डी बी की वैल्यू हमारे पास आती है म्यू अपॉन 4 पाई आई डी आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू। थीटा स्क्वायर इससे एक बार कैंसिल हुआ तो टी वी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू करके आती है। और हम यहाँ देख रहे हैं जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के फॉर्म बन रहा है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में 90 के बराबर रहेगी। तो वैल्यू ऑफ थीटा हम यहाँ पर 90 के बराबर रखेंगे। तो डी वी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो डी बी की वैल्यू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर 1, डी बी की वैल्यू हमारे पास हो जाती है म्यू अपॉन 4 पाई
आई डी एल आर स्क्वायर. Now the total magnetic field by the circular loop, total magnetic field by the circular loop, सर्कुलर लूप के द्वारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना लगाया जाएगा. टोटल मैग्नेटिक फील्ड बाय द सर्कुलर लूप, कितनी वैल्यू निकलेगी सर्कुलर लूप के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड की, उसके लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो dv का इंटीग्रेशन इधर और इधर म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन. इसका इंटीग्रेशन किया तो इसकी वैल्यू b इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर इंटीग्रेशन की वैल्यू निकल के आई. इसमें से हमें जो जो चीजें फॉर्म मिल रही हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं. तो b है b इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल. जो हमारा सर्कमफ्रेंस होती है पूरे इसकी वो बराबर होती है इंटीग्रेशन डी एल जो है 2 पाई आर के बराबर होती है. 2 पाई आर के बराबर होती है. तो हम यहाँ पर b की वैल्यू लिख सकते हैं v इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2 पाई ए. हमने आर लिया है तो यहाँ पर हम आर रखते हैं. यहाँ हमारे पास आर स्क्वायर है, यहाँ हमारे पास आर है. तो b की वैल्यू हमारे पास जाती है म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए क्यों आर आएगा ना, एक से एक कैंसिल हुआ तो आर बचा इंटू 2 पाई. नाउ अगर हमारा जो सर्कुलर कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इफ n numbers of term present within the current carrying circular coil, current carrying circular coil, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के अंदर n ऑफ टर्न्स हैं. तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी v इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2 पाई n. और हमारा जो 2 पाई n है वो हमारा थीटा के बराबर है, डेट इज इक्वल टू एंगल. तो b की वैल्यू हमारे पास जो आ जाती है म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इक्वल्स टू थीटा. और एंगल जो एंगल बन रहा है उसके साथ थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एंगल formed at the center, angle formed at the center. जो थीटा है वो एंगल है जो कि सेंटर पे बन रहा है हमारा.
Now direction. Next is direction. Direction of magnetic field. Direction of magnetic field. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम किस तरीके से निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इसके लिए हमारे पास ये कॉइल है, इसमें भी हम राइट हैंड रूल ही यूज करेंगे. जैसे ये हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है हमारे पास. नाउ हम देख रहे हैं इसके अंदर करंट जो मूव कर रहा है, करंट आई मूव कर रहा है इस तरीके से करंट इसके अंदर मूव कर रहा है. Current is going to be moved in this like this. Now अगर करंट इसमें इस तरीके से मूव कर रहा है और ये हमारा सेंटर है यहां से, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का शेप होगा वो किस प्रकार का होगा? तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का शेप यहाँ पर कुछ एक यहाँ से यूं लेते हैं, एक यहाँ से यूं, एक यहाँ से यूं और एक यहाँ से, और थोड़ा सा इन्हें यहाँ से यूं बनाते हुए चलते हैं, यहाँ से यूं, यहाँ से करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो हमारा इस तरीके से हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसे है. तो इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा. ये डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन को पता करने के लिए हम जो यूज करेंगे वो राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू right hand thumb rule, if the thumb of right hand indicate the direction of current. अगर हमारा थंब राइट हैंड का थंब जो है डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, देन डायरेक्शन in which finger encircle gives the direction of magnetic field. The direction of magnetic field. मैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएंगे. जैसे अगर हम इसे स्ट्रेट वायर के लिए लेना चाहें कि वी हैव एन स्ट्रेट वायर, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, वी टू हैव एन स्ट्रेट वायर लाइक दिस. ये हमारे पास स्ट्रेट वायर है, वी आर गोइंग टू हैव दैट स्ट्रेट वायर. हमारे पास ये एक स्ट्रेट वायर है. अब इसमें हमारा करंट जो था अपवर्ड जा रहा है, करंट इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो
हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये किस डायरेक्शन में होगा। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। इट इज इन दैट मैनर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें करंट देखने को ऑब्टेन होगा। लाइक दिस हमें इस तरीके से करंट देखने को ऑब्टेन होगा। वहीं अगर हमारा करंट डायरेक्शन बदल दें, डाउनवर्ड कर दें, अगर हम करंट डायरेक्शन डाउनवर्ड कर दें तो हम देखेंगे ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। This direction going to change in this manner। इस तरीके से इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। तो इसकी मदद से हम डायरेक्शन के बारे में नॉलेज गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और रूल होता है जिसे बोलते हैं स्क्रू रूल। स्क्रू को मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप समझ जाइएगा। जैसे ये हमारा स्क्रू है, we are going to have that स्क्रू, ये हमारे पास स्क्रू है। That's a screw we are going to be have। अब इस स्क्रू को हम उस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। We are going to rotate that screw in that direction in which our current is going to be rotate। The current is going to move। जैसे अगर हमारा करंट ऊपर जा रहा है, करंट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड, तो हम इसे ऐसे मूव कराएंगे अपने स्क्रू को कि हमारा स्क्रू भी ऊपर जाए। हम ये देखते हैं कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कराते हैं तो हमारा स्क्रू अपवर्ड जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। वहीं जब हम इसे डाउन लाना चाहते हैं तो वो क्लॉकवाइज हो जाता है। तो इसमें अभी हमने वही किया, इसमें एंटी क्लॉक, इसमें क्लॉक वाइज, इसमें अप, इसमें डाउन, अप एंड डाउन। इस तरीके से हम डायरेक्शन बड़ी आसानी से पता कर लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास मेनली 3 लॉ होते हैं, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग रूल एंड कौन सा था ये, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। इन रूल्स की मदद से हम डायरेक्शन के बारे में पता लगा लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। नोट डाउन। तो आज हमने जाना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है। तो उसके लिए हमने एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लिया, उसके सेंटर पर पॉइंट लिया O और वहां से डिस्टेंस था इसका R। हमने एक पॉइंट P लिया, पॉइंट P पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसकी वैल्यू dV थी। U/4 I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर R³ वेक्टर के बराबर वैल्यू में ऑब्टेन हुई थी। इससे R से R हमारा कैंसिल हुआ और वैल्यू हमारे पास ये आई। जो इसकी वैल्यू हमें एंगल देख रहे हैं थीटा के बराबर मिल रहा है, 90 बराबर मिल रहा है। हमने 90 रखा और साइन 90 की वैल्यू करके 0 कर दिया। इसके बाद हमारा डी की वैल्यू μ/4 I dl R की वैल्यू ऑब्टेन हुई। नाउ ये हमारे पास स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के लिए थी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने इसे इंटीग्रेट किया। वी आर गोइंग टू इंटीग्रेटेड। सो V इक्वल्स टू μ/4 किया, जो कांस्टेंट वैल्यूज थी वो बाहर निकल गई और क्या बचा, अंदर dl बचा। और dl की वैल्यू 2πr के बराबर थी। एक r से एक r कैंसिल हुआ, 2π बचा। अगर हमारी कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कॉइल कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ टर्न्स, तो ऐसी कंडीशन में जो कॉइल है उसके अंदर
जो हमारा वो बन जाएगा 2 पाई एन के बराबर एंगल बन जाएगा, 2 पाई एन एंगल बन जाएगा वो थीटा के बराबर। और थीटा जो है उसकी वैल्यू एंगल फॉर्म एट अ सेंटर, ये थीटा जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे, वो हमारी फाई की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है, राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है, जैसे करंट ऊपर जा रहा है और हम इस तरीके से लेंगे, करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरीके से लेंगे तो हम यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से कुछ बाहर, यहाँ पे हम बाहर लेंगे न्यू देखेंगे, अपवर्ड मान लें, और इधर देखेंगे इधर से कुछ, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी बनती हैं। यहाँ से यूं, अरे उल्टा बना दिया, ये यूं आएंगी, ये इस तरीके से आएंगे, कम लाइक, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं सो, और सेंटर में तकरीबन कॉइल बहुत बड़ी हो तो सेंटर में लाइन तकरीबन पैरेलल ही हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो होती है हमें पैरेलल ही दिखाई दे रही है कॉइल के अंदर, जो हमारी सर्कुलर कॉइल है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स हैं तकरीबन सर्कुलर ही हो जाती हैं, या सॉरी पैरेलल ही हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है ऐसी कंडीशन में। नाउ इसके राइट हैंड थंब रूल ने हमें बताया कि अगर हम अपने थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखें तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर जो इंसर्कल होंगी वो डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक डायरेक्शन होगी। साथ ही स्क्रू रूल में भी काम होता है और हैंड रूल में भी काम होता है। सो नोट इट डाउन।